हेलो गाइड्स, आज हम पढ़ेंगे अपने इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंट डिमांड? अभावी मांग से क्या समझते हैं? इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। ये वो स्थिति या वो सिचुएशन होती है जहां पर मांग में कमी आ जाती है, जब सप्लाई हो ज्यादा और लोगों की जो डिमांड है वो हो कम। ऐसी सिचुएशन को हम एग्रीगेट ऐसी सिचुएशन को हम डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है, हमारा जो एएस यानी कि एग्रीगेट सप्लाई है वो ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर का, राइट द कॉजेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अभावी मांग यानी कि मांग में जो कमी आती है इसके कुछ कारण बताइए। तो हमारी इकोनॉमी में जो सेक्टर होते हैं चार, उन चारों में ही कमी आ गई है। जैसे कि डिक्रीज इन कंजम्पशन डिमांड, हम सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीजों की डिमांड करते हैं अगर हम उस मांग में कमी कर दें तो ये हमारा मांग में कमी का पहला पॉइंट हो गया। डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी अगर देश में डेवलपमेंट या फिर वेलफेयर के काम कम करे तो सरकार भी अगर ये काम कम करेगी तो सरकार के भी जो खर्चे हैं उसमें कमी आ जाती है। तो ये भी हमारी डेफिशिएंट डिमांड का दूसरा रीजन हो गया। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं अंबानी अडानी वगैरह, अगर ये लोग इन्वेस्टमेंट कम करें, ये लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह कम खोलें तो इस तरह से भी ये लोग डिमांड कम करेंगे तो अपने आप डेफिशिएंट डिमांड में कमी आ जाएगी। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड, हमारी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ने से हमारे जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी आ रही है। जो हमारे इंडिया का सामान विदेश में बाहर जाएगा तो विदेश में हमारे सामान की डिमांड कम हो रही है क्योंकि उन्होंने इंडियन गुड्स के सब्स्टिट्यूट वगैरह खोज लिए हैं इसलिए। तो ये भी डेफिशिएंट डिमांड का एक रीजन और हो गया। डिक्रीज इन डिस्पोजल इनकम, अगर लोगों की इनकम बढ़े नहीं, महंगाई तो बढ़े लेकिन उस हिसाब से इनकम नहीं बढ़ रही, तो जब इनकम में कमी आ जाएगी तो अपने आप लोग डिमांड कम करेंगे। तो ये भी डेफिशिएंट डिमांड का एक रीजन है। डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, अगर गवर्नमेंट की तरफ से या आरबीआई की तरफ से बैंकों में मनी की सप्लाई कम हो रही है यानी कि मुद्रा की जो पूर्ति है वो कम हो रही है, तो ये भी डेफिशिएंट डिमांड का हमारा एक रीजन हो गया। डिक्रीज इन क्रेडिट क्रिएशन, अगर लोगों को उधार पैसा ना मिले, बैंक से लोन वगैरह ना मिले तो लोग मकान के लिए लोन कम लेंगे, बिजनेस के लिए लोग कम लोन लेंगे, तो इस तरह से भी मांग में कमी आ जाएगी। तो ये सब हमारे मांग में कमी आने के सारे रीजन हो गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड? अत्यधिक मांग से क्या समझते हैं? इट रेफर टू द सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इन एक्सेस, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए या टोटल डिमांड ज्यादा हो जाए, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से, तो ऐसी सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीगेट डिमांड यानी कि जब डिमांड हो ज्यादा और सप्लाई हो कम, तो ऐसी सिचुएशन को हम अत्यधिक मांग यानी कि एक्सेस डिमांड कहते हैं। हमारा क्वेश्चन 64 नंबर, राइट द कॉजेस ऑफ एक्सेस डिमांड। अत्यधिक मांग के कुछ कारण बताइए। इंक्रीज इन कंजम्पशन डिमांड, सुबह से लेकर के शाम तक हम जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हैं अगर हमारे पर्सनल या प्राइवेट जो डिमांड है अगर उसमें वृद्धि हो जाएगी तो एक्सेस डिमांड इस तरह से बढ़ जाती है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट डिमांड, सरकार भी कभी कभी लोगों को फ्री में सब्सिडी वगैरह, राशन वगैरह, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में दवाइयाँ वगैरह, अगर इन सब चीज़ों को सरकार ज़्यादा बांटेगी तो सरकार भी यानी कि गवर्नमेंट भी डिमांड ज़्यादा करेगी। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादा जमीन खरीद रहे हैं, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, ज़्यादा मशीनें खरीद रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो इस तरह से एक्सेस डिमांड भी हमारी बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड, अगर इंडिया के गुड्स की डिमांड फॉरेन में यानी कि विदेश में ज्यादा है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, और जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो इस तरह से हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन डिस्पोजल इनकम, अगर लोगों की सैलरी बढ़ने लगे या लोगों की जो इनकम है वो बढ़ने लगे तो अपने आप लोग डिमांड ज्यादा करेंगे और इस तरह से अत्यधिक मांग में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज मनी सप्लाई, अगर आरबीआई के जरिए बैंकों को पैसा और बैंकों के जरिए हमें पैसा आसानी से मिलने लगे और कम ब्याज पर मिलने लगे तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, और जब लोग लोन ज्यादा लेंगे आसानी से उनको लोन मिल जाएगा, कम रेट पर मिल जाएगा,
तो लोग अपने लिए लग्जरी आइटम ज्यादा खरीदेंगे और इस तरह से डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। तो ये सब हमारे अत्यधिक मांग के सारे रीजन हो गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का है, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट? आप गवर्नमेंट बजट से क्या समझते हैं? सरकार जो बजट बनाती है उससे आप क्या समझते हैं? इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट्स ऑफ द गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर विच रन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सरकार जो बजट बनाती है उसमें सरकार अपने एक साल के यानी कि वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है, उसमें जो गवर्नमेंट है वो सारे के सारे अपने एस्टिमेशन यानी कि अनुमान लगाती है कि अगले एक साल में हमें टोटल कितना पैसा प्राप्त हो जाएगा और कुल मिलाकर के हमारे कितने रुपए हमें खर्च करने हैं। तो इसी को अपन गवर्नमेंट बजट कह सकते हैं। राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सरकार जो बजट बनाती है उसके हमें उद्देश्य बताने हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इसमें सरकार क्या करती है, लोगों को इनकम बांटती है, लोगों को सैलरी वगैरह बांटती है। तो सरकार जब सैलरी बांटती है तो सरकार को बजट बनाना पड़ता है, ये हमारा पहला रीजन हो गया। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट वगैरह हैं जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो इनको चलाने के लिए सरकार को खर्चा करना पड़ता है। तो इसके लिए भी सरकार पहले से अनुमान लगा लेती है कि हमें किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा खर्च करना है, इसलिए सरकार अपना गवर्नमेंट बजट बनाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ताकि हमारे देश में वेलफेयर के काम ज्यादा हो सके, हमारे देश की ग्रोथ ज्यादा हो सके, हमारे देश में डेवलपमेंट के काम ज्यादा हो सके, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा स्कूल कॉलेज डैम वगैरह ये चीजें ज्यादा बने। तो इसके लिए सरकार को पैसा चाहिए होता है, इसलिए भी सरकार बजट बनाती है। प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, हमारे पास जितने भी माल बनाने के साधन वगैरह हैं जिनसे हमें इनकम होती है, तो ये सारे का सारा हमारे पास जो भी पैसा आता है वो सारे का सारा पैसा हर एक डिपार्टमेंट में बांटने के लिए भी सरकार गवर्नमेंट बजट बनाती है। नेक्स्ट है हमारा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, बड़ी स्पीड से बढ़ रही है। तो जो हर साल कॉलेज से जितने भी स्टूडेंट पढ़ने लिखने के बाद निकलते हैं, जो पास हो जाते हैं, उनको सरकार का काम होता है रोजगार वगैरह दिलाना। तो सरकार बजट इसलिए भी बनाती है कि हम नई फैक्ट्रियां, नए कॉलेज, नए इंस्टीट्यूशन, नए बैंक वगैरह खोलेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा क्या, कितना कहाँ से आएगा। तो सरकार इसके लिए भी अपना बजट बना करके चलती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देश में महंगाई ज्यादा ना बढ़ जाए उसके लिए भी सरकार अपना बजट बना करके चलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, राइट द डिफरेंस टाइप ऑफ बजट। विभिन्न प्रकार के बजटों को समझाइए। तो हमारे जो बजट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला बैलेंस बजट यानी कि संतुलित बजट, दूसरा सरप्लस बजट यानी कि आधिक्य का बजट, और तीसरा डेफिसिट बजट मतलब घाटे का बजट। तो सबसे पहले बैलेंस यानी कि संतुलित बजट से स्टार्ट करते हैं। इट इज द बजट इन विच एस्टिमेटेड रेवेन्यू आर इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। जब सरकार की अनुमानित आय और सरकार के जब अनुमानित व्यय यानी कि खर्चे आपस में बराबर हो जाए, जितनी सरकार की इनकम है और उतना ही सरकार का खर्चा भी अगर हो और ये दोनों ही इक्वल हो, तो ऐसी कंडीशन या सिचुएशन को हम बोलते हैं बैलेंस बजट। कि गवर्नमेंट ने कमाई भी 100 करोड़ रुपए है और खर्च भी 100 करोड़ रुपए ही खर्च करना है गवर्नमेंट को, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस बजट। दूसरा है सरप्लस बजट। इट इज द बजट इन विच एस्टिमेटेड रेवेन्यू आर मोर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट यानी कि सरकार की इनकम हो ज्यादा और सरकार के अनुमानित जो खर्चे होते हैं वो होता है कम, तो ऐसी सिचुएशन या स्थिति को हम बोलते हैं सरप्लस बजट। हमने कमाए 100 करोड़ हैं और खर्च सिर्फ 90 करोड़ की हैं, तो इस कंडीशन को हम सरप्लस बजट कहते हैं। कि गवर्नमेंट के पास अभी 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बच गया, सरकार ने जो 10 करोड़ रुपए बचा लिए हैं, सरकार अभी प्लस में चल रही है, प्लस मतलब प्रॉफिट में चल रही है। हमारा जो तीसरा बजट होता है वो होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट को हम हिंदी में घाटे का बजट भी कह सकते हैं। इट इज द बजट इन विच एस्टिमेटेड रेवेन्यूज आर लेस देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। जब सरकार की अनुमानित आय यानी कि इनकम कम हो जाए खर्चों से,
तो ऐसी सिचुएशन को हम घाटे का बजट कह सकते हैं। गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कम है और गवर्नमेंट के खर्चे अगर ज्यादा हो जाए तो ऐसी सिचुएशन को हम डेफिसिट बजट मतलब घाटे का बजट कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 68, राइट द नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो। हमें गवर्नमेंट की ऐसी इनकम बतानी है जो सरकार की इनकम तो हो लेकिन वो टैक्स से ना होती हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, इसका जो आंसर है वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सरकार की ऐसी इनकम जो इनकम तो हो लेकिन टैक्स से ना हो, उसमें ये सब चीजें आती है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट को फॉरेन में जो हमने जो लोन दिया था उससे ब्याज मिल रहा है तो ये सरकार की इनकम है। फीस, जैसे किसी प्लॉट या मकान की रजिस्ट्री वगैरह सरकार के पास जो पैसा आता है वो भी सरकार की इनकम होती है और ये ऐसी इनकम है जो टैक्स से नहीं हुई है। अगर गवर्नमेंट हम पे कोई फाइन या पेनल्टी लगा रही है या हम जो भी गाड़ी वगैरह के लिए लाइसेंस वगैरह बना रहे हैं, माइंस वगैरह के लिए हम जो भी सरकार से लाइसेंस वगैरह ले रहे हैं तो हमें उसका पेमेंट करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए तो खर्चा है और गवर्नमेंट के लिए इनकम है और ये ऐसी इनकम है जो टैक्स से नहीं हो रही है। गिफ्ट्स एंड ग्रांट, मान लो हमारे कंट्री में कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए तो हमारे जो गवर्नमेंट है उसको जो भी विदेशों से ग्रांट्स या गिफ्ट वगैरह मिलता है, जो भी डोनेशन है, चंदा वगैरह मिलता है, चैरिटी वगैरह मिलता है, तो वो सरकार की यानी कि गवर्नमेंट की इनकम है। रेलवे फेयर, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी सबसे बड़ी इनकम का जो सोर्स है वो है रेलवे फेयर। अगर हम ट्रेन में एक से दूसरी जगह ट्रेवलिंग करते हैं तो हम जो भी पेमेंट गवर्नमेंट को करते हैं वो सरकार के लिए टैक्स नहीं है बल्कि सरकार के लिए वो इनकम होती है। तो ये सारी हमारी ऐसी इनकम है जो हमें टैक्स से नहीं हो रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68 है, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स। आप डायरेक्ट टैक्स से क्या समझते हैं? हिंदी में प्रत्यक्ष कर कहते हैं इसको। आप प्रत्यक्ष कर से क्या समझते हैं? When the liability is to pay tax and its burden falls on the same person, अगर किसी आदमी को टैक्स देना है और उसका जो वजन या उसका जो बोझ उसी आदमी पर पड़ता है तो इसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है कि जिस आदमी पर लगता है देना भी उसी को पड़ता है। द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अदर पर्सन। जो डायरेक्ट टैक्स है वो हम किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा है तो टैक्स उसी को देना पड़ेगा ना कि उसके बच्चों को। तो इसके कुछ हमारे पास एग्जांपल्स भी है, जैसे कि इनकम टैक्स यानी कि आयकर, वेल्थ टैक्स संपत्ति कर। अगर हमारे पास 3-4 मकान है, गाड़ी बंगले वगैरह है तो उस संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी पे जो हमें टैक्स लग रहा है उसको हम वेल्थ टैक्स कहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, ये बड़ी बड़ी कंपनियों पे लगता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी बिजनेस कर रही हैं, माल वगैरह बना रही हैं, तो उन पे जो टैक्स लगता है वो उन्हीं को पेड करना पड़ेगा और वो किसी को दे भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी में कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब होता है पूंजी संपत्ति को बेचने से लाभ। जैसे अगर कि हमने कोई मकान खरीदा 10 लाख का, 2-4 साल बाद हमने उस मकान को बेच दिया 20 लाख का, तो हमें मकान को बेचने पे जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि वो मकान हमारे नाम पर था तो टैक्स भी हमें ही देना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स। आप अप्रत्यक्ष कर से क्या समझते हैं? Indirect tax is one which is imposed on one person but is paid partly or wholly by another person. Indirect tax एक ऐसा टैक्स होता है जो लगता किसी और पर है लेकिन उसको देता कोई और है। The burden of indirect tax can be shifted on other person. और जो indirect tax का जो बोझ या फिर जो वजन है वो हम किसी दूसरे पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती है वो लोग माल बनाते हैं तो उन पर टैक्स लगता है माल बनाने पर, उस टैक्स को हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। क्योंकि फैक्ट्री वाले जब होलसेलर को माल बेचते हैं तो वो अपने सारे का सारा माल बढ़ा करके बेचते हैं और जब वो होलसेलर को माल बेचते हैं तो वो उनसे अपना सारा टैक्स वसूल कर लेते हैं। तो टैक्स लगा फैक्ट्री पे था लेकिन फैक्ट्री वालों ने वो टैक्स किस पे शिफ्ट कर दिया? होलसेलर पर। होलसेलर वो टैक्स रिटेलर पर डाल देता है और रिटेलर वो टैक्स कस्टमर से वसूल कर लेता है। तो इस तरह से टैक्स लगा फैक्ट्रियों पे था लेकिन दिया कस्टमर ने है। हमारे जो इंडायरेक्ट टैक्स है इसके कुछ एग्जांपल भी है हमारे पास, जैसे कि सेल्स टैक्स यानी कि बिक्री कर जो माल बेचने पे लगता है,
एक्साइज ड्यूटी जो माल बनाने पे लगता है, कस्टम ड्यूटी अगर हम विदेशों से कोई सामान मंगाते हैं या फिर एक स्टेट से माल अगर दूसरे स्टेट में जा रहा है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम कस्टम ड्यूटी कह सकते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे कि सिनेमा हॉल वगैरह पे जो टैक्स वगैरह लग रहा है उसको हम एंटरटेनमेंट टैक्स कहते हैं। जो पिक्चर का मूवी का जो टिकट आता है वो काफी महंगा हो जाता है क्योंकि उस पर टैक्स वगैरह लग जाता है। सर्विस टैक्स, जो होटल वगैरह पर जो हॉस्पिटल वगैरह पे लगता है, ये सब टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आते हैं या इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिसिप्ट? आप पूंजीगत प्राप्ति से क्या समझते हैं? कैपिटल रिसिप्ट कभी कभी होने वाली इनकम या कई साल में होने वाली इनकम, और रेवेन्यू रिसिप्ट डेली होने वाली इनकम या हर महीने या हर साल होने वाली इनकम। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। इसको हम बोल सकते हैं कभी कभी होने वाली इनकम और इसको हम बोल सकते हैं डेली या हर साल होने वाली इनकम। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिसिप्ट? आप पूंजीगत प्राप्ति से क्या समझते हैं? द रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट विच क्रिएट लायबिलिटीज, ऐसी इनकम जिससे सरकार की लायबिलिटीज बढ़ जाती है, और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स, जिससे गवर्नमेंट की जो एसेट्स है उसमें कमी आ जाती है, इसको हम कैपिटल रिसिप्ट्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल भी है इसके, टेक लोन। मान लो हमने फॉरेन से 500 करोड़ रुपए उधार ले लिए, तो अगर आज हमने 500 करोड़ रुपए उधार लिए हैं, ये बोरोइंग हो गया, तो इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ जाती है और सरकार की जो एसेट्स है उसमें कमी आ जाती है। कमी कैसे आएगी? डिसइन्वेस्टमेंट से। जैसे सरकार ने कोई भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसको प्राइवेट करने का सोच लिया है, तो सरकार ने जितना परसेंट अपना शेयर बेच दिया है उसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल रिसिप्ट से सरकार की यानी कि गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ जाती है और एसेट्स में कमी आ जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू रिसिप्ट्स? बार बार होने वाली इनकम से आप क्या समझते हैं? रिसिप्ट्स विच डू नॉट क्रिएट ए लायबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट, एक ऐसी इनकम जो गवर्नमेंट को डेली या हर महीने हो सकती है या हर साल हो सकती है, इससे न तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटीज बढ़ती है और ना ही गवर्नमेंट की किसी एसेट्स में कमी आती है, इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रेन का जो फेयर आता है गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास जो रेल का किराया आता है वो हर रोज आता है, तो इससे सरकार की इनकम बढ़ रही है और ये ऐसी इनकम है जो हमें डेली हो रही है, इसी को हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज? व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज? आप विदेशी विनिमय से क्या समझते हैं? इट मीन्स द रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी से। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास यूएस या फिर यूके का जो भी डॉलर या पाउंड वगैरह है इस समय, वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा। अगर हमें अमेरिका से कोई भी सामान वगैरह खरीदना होगा तो हम उनको जब पेमेंट करेंगे तो हमें उनको पेमेंट डॉलर में करना पड़ेगा। तो दो देशों की जो करेंसी होती हैं आपस में, जब वो कोई भी गुड्स वगैरह परचेज या सेल्स करते हैं तो आपस में जो करेंसी वगैरह होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं, उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 73, what do you mean by foreign exchange rate? It means the rate at which one currency is exchanged for the others. फॉरेन एक्सचेंज रेट से आप क्या समझते हैं, यानी कि विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब दो देशों की करेंसी को हम आपस में एक्सचेंज करते हैं और जिस रेट पर एक्सचेंज करते हैं उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कह सकते हैं। या फिर ऐसे समझ लो, जब दो देश आपस में अपनी करेंसी को एक्सचेंज करना चाहते हैं और जिस रेट पर एक्सचेंज करना चाहते हैं उस सिचुएशन को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? हिंदी में इसको कहते हैं स्थायी विनिमय दर। स्थायी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं? अंडर द सिस्टम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। तो पुराने टाइम में यही होता था, पुराने टाइम में जो गवर्नमेंट है ना वो ये रेट तय करती थी कि हमारा रुपए और
अमेरिका का डॉलर कितने रुपए कितने डॉलर के बराबर है, ऐसी सिचुएशन को हम फिक्स एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में जो गवर्नमेंट है, आरबीआई है, वो ये तय करती है कि दो देशों की करेंसी अगर आपस में एक्सचेंज की जाएगी तो किस रेट पर तय की जाएगी, और ये जो रेट है वो कुछ समय तक के लिए या कुछ महीनों तक फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो अप एंड डाउन होती रहती है, जो बदलती रहती है। अंडर दिस सिस्टम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसमें जो भी हमारी जो करेंसी है वो डिमांड और सप्लाई की वजह से घटती और बढ़ती है। अगर हम फॉरेन से इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमें फॉरेन में, जब हम एक्सपोर्ट, अगर हम फॉरेन से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो हमें उसका पेमेंट डॉलर में करना पड़ेगा और उसके लिए हमें डॉलर ज्यादा चाहिए, तो फॉरेन की जो करेंसी है उसकी रेट बढ़ जाएगी। तो दो देशों की करेंसी जिस रेट पर तय होती है उसको अपन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं, और ये तय कैसे होती है, डिमांड और सप्लाई से। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाय डीवैल्यूएशन। आप डीवैल्यूएशन से क्या समझते हैं। कभी कभी हमारे ही देश की जो गवर्नमेंट है, जो आरबीआई है, वो हमारे ही देश की करेंसी की जो कीमत है उसको कम कर देती है या फिर उसके जो रेट है वो गिरा देती है, जिससे हमारा जो गुड्स है वो सस्ता हो जाता है, जिससे हमारे जो गुड्स की डिमांड है वो बढ़ जाती है। मान लेते हैं कोई पेन फॉरेन में बन रहा है 5 रुपए का और हमारे इंडिया में वो पेन बन रहा है 1 रुपए में, तो फॉरेन वाले फॉरेन से माल नहीं खरीदेंगे, फिर वो इंडिया से माल ज्यादा परचेज करने की सोचते हैं। तो डिवैल्यूएशन हमारे लिए एक अच्छी कंडीशन है, क्योंकि हमारे इंडिया का जो गुड्स है उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। फॉरेन वाले ज्यादा से ज्यादा इंडियन गुड्स की डिमांड करने लगेंगे, क्योंकि इंडियन गुड्स उनको चीप यानी कि सस्ता मिल रहा है। तो डिवैल्यूएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है, और डिवैल्यूएशन जो होता है वो आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। जब दो देशों का आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, यानी कि आयात और निर्यात होता है, वो भी सिर्फ विजिबल आइटम का। विजिबल आइटम मतलब होता है जो चीजें हमें दिखती हैं, सिर्फ गुड्स का। तो जब दो देश आपस में सामान को खरीदते और बेचते हैं और उसमें जो भी पैसा और डॉलर आता जाता है एक दूसरे देश का, जो डिफरेंस निकलता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें सिर्फ विजिबल आइटम ही आते हैं, इसमें सर्विस वगैरह नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारा 78 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम हिंदी में कहते हैं भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। इट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी एज प्लान्ड बाय द सेंट्रल बैंक। बैलेंस ऑफ पेमेंट का यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है जब दो देशों की करेंसी आपस में एक दोनों दूसरे देशों में आती और जाती है, तो उसका जो डिफरेंस निकलता है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स भी आते हैं और सर्विस भी आती है, इसमें विजिबल और नॉन विजिबल दोनों ही आइटम आ सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम। आप बार्टर सिस्टम से क्या समझते हैं। बार्टर सिस्टम पुराने समय में होता था, जब लोग गुड्स को गुड्स से बदलते थे तो उसको हम बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय कहते हैं। इट रिफर टू दैट सिस्टम बाय विच वन कमोडिटी इज एक्सचेंज फॉर अनदर विदाउट यूज ऑफ मनी। जब हम एक वस्तु के बदले में कोई दूसरी वस्तु खरीद लेते हैं या बदल लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम में मनी यानी कि पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बार्टर इकोनॉमी इज टर्म्ड एज C2C इकोनॉमी। इसको हम C2C इकोनॉमी भी कह सकते हैं। C का मतलब होता है कमोडिटी, आर्टिकल्स को आर्टिकल से यानी गुड्स को गुड्स से अगर हम बदल देते हैं तो इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो बिना पैसे का इस्तेमाल किए जब एक आदमी अपनी कम जरूरत की चीज को दूसरे आदमी को दे देता है और दूसरे आदमी से कोई वस्तु ले लेता है, तो उसी को अपन बार्टर सिस्टम कहते हैं। गुड्स को गुड्स से बदलना
बार्टर सिस्टम कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय की कुछ बुराइयां बताइए। पहली बुराई है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, दोहरा सहयोग। यानी कि बार्टर सिस्टम में सबसे जरूरी चीज क्या है, दो आदमी ऐसे होने चाहिए दोनों को एक दूसरे की गुड्स की नीड हो, तभी बार्टर सिस्टम हो सकता है, तभी वो आपस में अपनी चीज को आपस में बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, बांटने की दिक्कत। जैसे मान लो हमारे पास एक काव यानी कि एक गाय है, हमें अपनी जरूरत की चीज दो आदमियों से लेना है, हमें एक आदमी से गेहूं लेना है और दूसरे आदमी से हमें राइस यानी कि चावल लेना है, लेकिन हमारे पास क्योंकि गाय तो एक ही है तो हम गाय को बांट करके दोनों आदमियों को नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है बार्टर सिस्टम में हम गुड्स है ना उसको इकट्ठा करना पड़ेगा और ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम सब्जी यानी कि वेजिटेबल इकट्ठा करेंगे तो वो सड़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम राशन वगैरह यानी कि हम अगर वीट वगैरह इस्तेमाल अगर हम स्टोर करना स्टार्ट कर दें तो वो उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मतलब होता है नापने की दिक्कत। बार्टर सिस्टम में ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि हम कितनी चीज के बदले में कितनी चीज सामने वाले को दें। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हमारे पास कोई क्लॉथ यानी कि कपड़ा है और सामने वाले से हमें गेहूं लेना है, तो हम सामने वाले को कितना कपड़ा दें और उससे हम कितनी वैल्यू कपड़े की लें। लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, किस्तों में भुगतान, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। बार्टर सिस्टम में ये भी एक दिक्कत है कि अगर आज के जमाने में जैसे पैसा चलता है तो हम कोई भी चीज खरीदेंगे और उसका पूरा का पूरा पेमेंट कैश में कर सकते हैं, या फिर हम उसको बोल देंगे ठीक है हम आपका पेमेंट 15 दिन बाद या 20 दिन बाद कर देंगे और उस आदमी को हमें उतने ही रुपए देने पड़ते हैं। जबकि पुराने टाइम में क्या होता था, अगर किस्तों में भुगतान करेंगे तो जैसे मान लो हमारे पास एक काव यानी कि गाय है, तो हम गाय की एक टांग काट के उसको आज दे दें, दूसरी टांग काट करके हम उसको अगले दिन दे दें, तीसरी टांग हम उसको काट कर तीसरे दिन दे दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम गाय को काटेंगे तो गाय हमारे लिए बेकार हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाय मनी। आप मनी से क्या समझते हैं। मनी मतलब मुद्रा यानी कि पैसे से क्या समझते हैं। एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज इट कॉल्ड मनी। ऐसी कोई भी चीज जिसको सभी लोग स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट कर लेते हैं एक्सचेंज के बदले में, तो उसको हम मनी कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि पैसे से हम कोई भी चीज खरीद और बेच सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई। आप मनी सप्लाई से क्या समझते हैं। मुद्रा की पूर्ति से आप क्या समझते हैं। इट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी। आरबीआई पब्लिशेस फिगर फॉर मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई से मीनिंग हमारा ये है कि अभी हमारी इकोनॉमी में प्रेजेंट में जितना भी पैसा चल रहा है, चाहे वो गिलेट में हो या फिर वो पेपर मनी हो, तो इस मनी को हम मनी सप्लाई कह सकते हैं। आरबीआई समय समय पर जो उसके फिगर है वो जारी भी करती है। यहाँ पर मनी सप्लाई का मीनिंग M1 से है। हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 है, M2, M3, M4 नहीं है, जो हमें नहीं पढ़ना है। तो M1 यहाँ पर मनी सप्लाई से है। मनी सप्लाई में C प्लस DD प्लस OD लिया गया है। C मतलब होता है कॉइन और करेंसी। इंडिया में प्रेजेंट में जितने भी कॉइन और जितना भी पेपर मनी चल रहा है उसको हम C में इंक्लूड करेंगे। DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। लोगों का जितना भी पैसा करंट अकाउंट में है, ना सेविंग अकाउंट में और ना फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में, सिर्फ करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में हम डेली पैसा जमा कर सकते हैं और डेली पैसा निकाल सकते हैं, कितनी भी बार पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसलिए डिमांड डिपॉजिट में सिर्फ करंट अकाउंट का ही पैसा आता है। और नेक्स्ट है हमारा OD अदर डिपॉजिट। आरबीआई के पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज वगैरह है उसको हम OD में रखेंगे। तो इस तरह से हमारा M1 भी हो गया। इस तरह से हमारे आज के सारे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं 82।
आज की क्लास ओवर।